हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्रैश कोर्स का सेकंड लेक्चर है। इसमें आज हम पहले डायमेंशनल एनालिसिस का डिस्कशन करेंगे। हमने पहले लेक्चर में भी बताया आपको कि इनके पीडीएफ हमने डाल रखे हैं। आप पीडीएफ से ज़रूर उसमें से करें। कुछ क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं और कुछ पीडीएफ में भी दिए हुए हैं और उसमें आपको ऑब्जेक्टिव की एक्सरसाइज भी दी गई है। ओके, तो हम डायमेंशनल एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। देखिए कि जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन का मेजरमेंट करते हैं कि लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से जब हम कोई फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं और उसमें हम उसकी यूनिट लिखते हैं, उसकी हम डायमेंशन में उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि जैसे उसमें मान लीजिए एरिया है, एरिया में लेंथ जो है वो इनटू विड्थ होती है। इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस है उसमें 2 बार इंक्लूडिंग है, ठीक है ना। तो उसमें हम एल पावर 2 से आपको मालूम है कि रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो डायमेंशन में जो बेसिक हैं आपको, जैसे मान लीजिए वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, फोर्स है, इनको आप जरूर लर्न करें। और 11th-12th में जिस चैप्टर को आप करते हैं उसकी डायमेंशन को जरूर चेक कर लें। कुछ स्पेसिफिक डायमेंशन है जिनका हमने अभी डिस्कशन करेंगे, जिनके बारे में हम, ठीक है ना। तो जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को, जैसे वेलोसिटी है, ठीक, उसका जब फार्मूला हम लिखते हैं, वेलोसिटी को आपने लिखा लेंथ अपॉन टाइम। आपको मालूम होगा कि लेंथ को कैपिटल एम, मास को कैपिटल एम और टाइम को कैपिटल टी से, टेम्परेचर को थीटा से। फंडामेंटल क्वांटिटी हम पहले फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो वेलोसिटी आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, इसको आप लिखते हैं एल टी माइनस 1 और इसमें मास इंक्लूडिंग नहीं है तो उसमें 0 लगा देते हैं। इसमें जो पावर चढ़ाई जाती है, जैसे एल पर पावर 1 है, टी पर पावर -1 है और मास पर 0 है, इनको हम डायमेंशन कहते हैं। इसका मतलब है कि डायमेंशन पावर होती हैं जो फंडामेंटल यूनिट के ऊपर लगाई जाती हैं, ठीक। जब हम इसको फार्मूले को हम ब्रैकेट में लिखते हैं, डायमेंशन को हम बोल देते हैं जनरल में कि वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस 1 है, लेकिन डायमेंशन पावर हुआ करती है, ठीक। ये इनका डायमेंशनल फार्मूला है। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला एम एल टी, एम पावर 0 एल टी माइनस 1 है। ओके, हम इसी को अगर ब्रैकेट में करके लिखें v इज इक्वल टू एल टी माइनस 1 और मास इसमें 0 है, तो इसको हम बोल देते हैं ये डायमेंशनल इक्वेशन है, ठीक। ये डायमेंशनल फार्मूला है जो कि जनरल में हम स्टडी करते हैं और ये आपकी डायमेंशनल इक्वेशन बन गई है। आप अपने जो बेसिक फार्मूले हैं उनको अगर आपको ध्यान रहेगा तो डायमेंशन के क्वेश्चन में आपको जनरल प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक। जैसे सरफेस टेंशन है तो ध्यान रखना चाहिए आपको कि सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ होती है। बाकी कुछ डायमेंशन जनरल में यूज होती हैं, जैसे विस्कोसिटी है, इलास्टिसिटी है, सरफेस टेंशन है, प्लैंक कांस्टेंट है, ई इज इक्वल टू एच न्यू से निकालते हैं आप, ठीक है ना। तो इन सभी को आपको फार्मूले अगर मालूम है तो आपको मालूम है कि आप डायमेंशन निकाल लेंगे। इसके अलावा बहुत सारी क्वांटिटी ऐसी हैं कि जो जिनकी डायमेंशन सेम होती है, कभी कभी वो भी ऑब्जेक्टिव में आ जाती हैं, जैसे प्लैंक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन सेम है। ध्यान भी रखना, आप निकाल के देख लेना प्लैंक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पर ध्यान रखें कि जैसे प्लेन एंगल है, सॉलिड एंगल है, प्लेन एंगल की यूनिट रेडियन में है, आर्क बाई रेडियस होता है, लेकिन इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। सॉलिड एंगल की यूनिट स्टेरेडियन है, इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती है। एवोगैड्रो नंबर की मोल पावर -1 यूनिट है, ये यूनिट है इनकी, लेकिन इनकी कोई डायमेंशन नहीं है। हमने लिख दिया हैज यूनिट बट नो डायमेंशन। ये तीनों क्वांटिटी जो हैं वो यूनिट हैं, लेकिन इनमें डायमेंशन नहीं है। कुछ क्वांटिटी ऐसी हैं जो यूनिट लेस भी हैं और डायमेंशन लेस भी हैं। वो जहां भी आपको चैप्टर में मिलती हैं उनको आप जरूर ध्यान रखें अपने ऑब्जेक्टिव के लिए। जैसे कुछ हमने यहाँ पर नोट की हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। एक तरह से ये रिलेटिव डेंसिटी है, इसकी कोई डायमेंशन और कोई यूनिट नहीं है। रेनॉल्ड नंबर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो वैसे ही जो है वो रेशियो है लेंथ के, तो इनकी कोई डायमेंशन और कोई यूनिट नहीं होगी। इफिशिएंसी आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, इसलिए इसकी कोई इफिशिएंसी नहीं है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी जो कूलम्ब्स लॉ में है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो रिलेटिव परमिटिविटी होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्वालिटी फैक्टर जो आप पढ़ते हैं अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में,
उसकी भी कोई यूनिट, कोई डायमेंशन नहीं है। मैग्नीफिकेशन जो ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, उनकी कोई यूनिट, कोई डायमेंशन नहीं है। इसके अलावा कभी-कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे ये एक्सप्रेशन दे दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन एचसी, इसकी डायमेंशन बताएं। तो यहाँ पर ये जब इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये डायमेंशन लेस आती है। इनको आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन निकालते समय ध्यान रखना, अगर आप ई की डायमेंशन, एच की डायमेंशन ऐसे रखेंगे तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए कूलम्स लॉ से वहाँ पर Q1 इंटू Q2 होता है, वो ई स्क्वायर के इक्वल हो गया। तो Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन वहाँ से रखें, फोर्स F इंटू आर स्क्वायर। प्लैंक कांस्टेंट E इज इक्वल टू एच न्यू से आता है। E एनर्जी है, H प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू जो है वो फ्रिक्वेंसी है। वहाँ से H को हटा दें, एनर्जी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगी, तो यहाँ पर फोर्स कैंसिल हो जाएगा। C यहाँ पर लाइट वेलोसिटी है। अगर सभी वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये डायमेंशन लेस आएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अलग अलग डायमेंशन निकालेंगे, इनके निकाल कर, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टेज होगा। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ को रिप्लेस करें उनके फार्मूलों की हेल्प से, यानी E इज इक्वल टू एच न्यू से H रखें, H की वैल्यू E अपॉन न्यू, एनर्जी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स से कैंसिल हो जाएगा। ओके, इसको जरा ध्यान रखना बात को। इसी तरह से कुछ पॉइंट और ध्यान दें डायमेंशन में। आप डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं, एक्चुअली ये डिस्प्लेसमेंट होता है ट्रेवल्ड इन पर्टिकुलर सेकंड, वो उसी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो यस है वो कहने के लिए वो डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन इसकी जो डायमेंशन है वो LT-1 रखी जाती है, क्योंकि ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड है, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम है। अगर आपकी डायमेंशन यहाँ पर आप रख देंगे डिस्टेंस की, तो ये डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये वेलोसिटी है और एक्सीलरेशन LT-2 होगा, टाइम से ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से रिलेटिव वेलोसिटी की डायमेंशन हमेशा ध्यान रखना, रिलेटिव वर्ड जरूर है, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी की डायमेंशन वेलोसिटी की डायमेंशन होती है। हमने अपने पीडीएफ के लास्ट में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे लिखे हैं, इनकी आप जरूर रीडिंग लगा लेना। इसी तरह से L/R, ये आपका जो है वो इंडक्टेंस है, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है। L/R, RC और रूट LC ये AC के चैप्टर में है। इनकी जो डायमेंशन है वो टाइम की डायमेंशन होती है, इनका अपोजिट होगा वो फ्रिक्वेंसी की डायमेंशन होगी। आपको इलेक्ट्रोस्टैट में याद होगा कि एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और मैग्नेटिक में ये डेंसिटी थी बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट या 2 म्यू लिख दें। ये जो एनर्जी है आपकी, ये एनर्जी डेंसिटी है। इनकी अगर कभी डायमेंशन आती है तो इसका मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी और वर्क डन की डायमेंशन एक ही होती है, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक, तो ये ml⁻2 T⁻⁻2 हो गया, वॉल्यूम L⁻3 हो गया। तो इनकी डायमेंशन इससे निकलेगी। आप अदर उससे मत निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड और एप्सिलॉन नॉट की इसमें न रखें। ओके, ये एनर्जी डेंसिटी के फार्मूले हैं। ठीक, अब हम आपको डायमेंशन के यूज पर आते हैं। डायमेंशन को आपको ध्यान होगा कि एक तो करेक्टनेस चेक करते हैं, यहाँ ऑब्जेक्टिव में करेक्टनेस तो आएगी नहीं। ठीक है, कन्वर्जन है वन सिस्टम इनटू अनदर, और एक आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की स्टडी करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में होता है कि आप एक जैसी क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हम पहले इसी का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है कि मीटर में आप सेकंड को प्लस कर दें। मीटर डिस्टेंस की यूनिट है, और जो टाइम की सेकंड है उनको प्लस नहीं कर सकते, माइनस नहीं कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए ये वेलोसिटी v इज इक्वल टू a√2 प्लस BT स्क्वायर प्लस CT, आपने 11th में उसमें पढ़ा होगा। इसके लिए A B C कांस्टेंट है, यहाँ गिवन है कि T टाइम है और B वेलोसिटी है। ठीक, तो ध्यान रखें जो डायमेंशन या यूनिट वेलोसिटी की होगी वही डायमेंशन और यूनिट A√T की होगी। इसलिए जब A की डायमेंशन निकालें तो वेलोसिटी की डायमेंशन में √T की डायमेंशन को डिवाइड कर दें। अब इसका हम पूरा कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। वेलोसिटी LT-1 होगी, ये T⁻1/2 होगी। ठीक, और इसको सॉल्व कर लें। इसी तरह से BT स्क्वायर में अगर B की डायमेंशन पूछी जाए तो वेलोसिटी में T स्क्वायर को डिवाइड कर दे या यूनिट। CT में C की डायमेंशन अगर पूछते हैं तो वेलोसिटी की डायमेंशन और CT की डायमेंशन सेम होगी, तो C की डायमेंशन वेलोसिटी अपॉन टाइम की डायमेंशन होगी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ सकते हैं। ये आपने ध्यान होगा कि 11th में हम एक बहुत फेमिलियर क्वेश्चन लगाते थे, जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू RT, उसमें R जो है वो गैस कांस्टेंट है, आप उसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। ये रियल गैस के लिए फार्मूला है P + A/V², V - B इज इक्वल टू RT। इसमें P प्रेशर है, V वॉल्यूम है,
टी टेम्परेचर है यहाँ पर, और ए और बी आर कांस्टेंट हैं। ठीक, ये वान डेर वाल इक्वेशन होती है, वान डेर वाल कांस्टेंट कहलाते हैं ए और बी। तो पहला काम तो ये है कि अगर वॉल्यूम में बी को माइनस किया है तो जो डायमेंशन वॉल्यूम की है वही डायमेंशन बी की होगी। इसका मतलब है कि बी की डायमेंशन तो आप डायरेक्ट एल पावर 3 ले लें और अदर को 0 लिख दें पावर लगाकर। यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है, तो जो डायमेंशन प्रेशर की होगी वही डायमेंशन ए अपान वी स्क्वायर को होगी। इसका मतलब है कि प्रेशर की डायमेंशन को ए अपान वी स्क्वायर के इक्वल करें और ए की डायमेंशन पी वी स्क्वायर की डायमेंशन होगी। प्रेशर आपको मालूम फोर्स अपान एरिया होता है। फोर्स की डायमेंशन अगर नहीं याद है तो एफ इक्वल टू एम ए से निकाल लें। ठीक, तो इसमें पुटअप कर दें तो ए और बी की डायमेंशन आपको निकल आएगी। ओके, ये उसमें आपको जो हमने सीट दी है, पीडीएफ दिया है, उसमें ये क्वेश्चन गिवन भी हैं। आप वहां से लेकर उसको आप देख कर और आंसर को मैच कर लें या कर लें बुक से। ठीक है ना। ठीक इसी तरह से इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है, जैसे ये प्रेशर है, ये ए माइनस एक्स स्क्वायर अपान बी टी है। ठीक, इसमें ए अपान बी की डायमेंशन पूछी है, तो सबसे पहले प्लस और माइनस को चेक किया करें। ए माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब जो ए की डायमेंशन है वो एक्स स्क्वायर की डायमेंशन होगी। क्वेश्चन में गिवन है कि पी प्रेशर है, टी टाइम है और एक्स डिस्टेंस है, तो ए माइनस एक्स स्क्वायर का मीनिंग है कि जो ए की डायमेंशन होगी वो एक्स स्क्वायर की डायमेंशन होगी, यानी कि एल पावर 2। आगे हम 0 नहीं लगा रहे हैं, अब वहाँ यहाँ में रेशियो निकालना ए अपान बी का, और जब बी की डायमेंशन निकाली जाए तो हमेशा आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप ए माइनस एक्स स्क्वायर अपान बी और इंटू पी, देखिए बी को हम यहाँ न्यूमरेटर में ले आए हैं, पी को डिनोमिनेटर में कर दिया है। यहाँ लिखते समय अच्छी तरह से ध्यान रखना कि एल स्क्वायर डायमेंशन इसकी है एक्स की और ए की भी होगी, इन दोनों को मिलाकर जो डायमेंशन होगी वो भी एल स्क्वायर होगी। इसीलिए डायमेंशन में लिखते हैं कि एल प्लस एल जो है वो एल के इक्वल होगा, या माइनस हो वो भी एल के इक्वल होगा। ठीक, तो यहाँ का मतलब हुआ कि इसकी भी एल स्क्वायर है, इसकी भी एल स्क्वायर है, माइनस लगा है, दोनों को मिलाकर भी एल स्क्वायर होगी। ठीक, और b की डायमेंशन जो है वो यहाँ पर हमको कैलकुलेट करनी है। b को हम इधर ले गए हैं और यहाँ पर pt है। प्रेशर की डायमेंशन यहाँ पर दिया हुआ है, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया से यहाँ p की डायमेंशन पुटअप करें, टाइम की डायमेंशन पुटअप करें तो b की डायमेंशन निकल आएगी। फिर a अपॉन b की डायमेंशन निकाल लें और यहाँ से मैच कर लें, m पावर 1, l पावर -1 और t पावर -1। इस तरह से ये डायमेंशन निकाली जाएंगी। अगर आइडियल गैस इक्वेशन में पी बी इक्वल टू आर टी में आर की डायमेंशन पूछी जाती है तो देखिए ये प्रेशर है, ये भी प्रेशर होगा और दोनों को मिलाकर भी प्रेशर होगा, यानी ये पी वी इक्वल टू आर टी, ये वॉल्यूम है, बी भी वॉल्यूम होगा और दोनों को मिलाकर भी वॉल्यूम होगा। ठीक, तो कैलकुलेशन करते समय इनका ध्यान रखें। हमने ये क्वेश्चन यहाँ पर ऊपर एक नोट किया है, ये भी क्वेश्चन आपका इसी के बेसिस पर है, इसको जरा ध्यान दें। इसमें क्वेश्चन में स्मॉल एन इज इक्वल टू माइनस डी, डी डिफ्यूजन कांस्टेंट है, क्वेश्चन में गिवन है, इन ब्रैकेट n2 माइनस n1 अपान x2 माइनस x1। क्वेश्चन में गिवन है स्मॉल एन, हमने यहाँ लिखा है स्मॉल एन है नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर की तो कोई डायमेंशन नहीं होती है लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसका मतलब 1 अपान एरिया इंटू टाइम। ध्यान दें, एरिया की एल पावर 2 होगी जो कि न्यूमरेटर में -2 हो जाएगी और टी पावर -1, ये स्मॉल एन की डायमेंशन हो गई। n1 और n2 गिवन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि 1 अपान वॉल्यूम, यानी एल पावर -3 होगी डायमेंशन, और x1 x2 डिस्टेंस है, क्वेश्चन में गिवन है। तो d की डायमेंशन पूछी है, सबसे पहले आप d को इक्वल टू फार्मूला बनाएं, तो d इज इक्वल टू आपका n ऊपर x2 माइनस x1 चला जाएगा, डिनोमिनेटर में n2 माइनस n1। अब आप डायमेंशन पुटअप कर लें, स्मॉल n की x डिस्टेंस है इसलिए n लिख दिया, और n1 n2 की डायमेंशन दोनों इक्वल होंगी, माइनस लगा है तब भी डायमेंशन यही लिखी जाएगी, ये d की डायमेंशन निकल आई है। ठीक है, इसी तरह से साइन कॉस वगैरह में याद रखना कि जैसे ये कोई इक्वेशन लिखता है y इज इक्वल टू a साइन, आपने वेव्स में इक्वेशन पढ़ी है ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहाँ पर a कांस्टेंट है, साइन और कॉस की कोई डायमेंशन नहीं होती है, इनवर्स में भी नहीं होगी, अगर साइन इनवर्स में कोई फार्मूला लिखा है तो वहां पर भी नहीं होगी। ठीक है, ये ओमेगा टी माइनस के एक्स है, यहाँ पर ये टी टाइम होता है, एक्स डिस्टेंस होता है, वैसे के 2 पाई बाई लेमडा होता है, लेकिन अगर कोई कांस्टेंट लिखा हो तो इसकी डायमेंशन एक्स की डायमेंशन के अपोजिट होगी, यानी 1 अपान एक्स, यानी 1 अपान मीटर इसकी डायमेंशन में आएगी। ठीक है, इसकी यूनिट मीटर है तो इसकी 1 अपान मीटर होगी, क्योंकि ये दोनों मिलाकर डायमेंशन लेस होंगे।
ठीक, यूनिट से डायमेंशन निकल आती है, डायमेंशन से यूनिट निकल आती है। जैसे ओमेगा है, वैसे ओमेगा आपको मालूम 2 पाई/t होता है, लेकिन अगर कोई कांस्टेंट लिख दे तो इसकी डायमेंशन 1/t की डायमेंशन होगी, जिससे कि ये दोनों कैंसिल हो जाएं, क्योंकि इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, डायमेंशन लेस होती है, एक ही डायमेंशन y की डायमेंशन होगी। ठीक, इसी तरह से अगर कोई इनवर्स में लिख दिया जाए साइन इनवर्स एक्स वाई के, इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो, तो जो डायमेंशन x की होगी वही k की होगी, क्योंकि ये दोनों कैंसिल होने चाहिए। ठीक है ना, अगर x मीटर में है तो k भी मीटर में होगा। है हमारे यहाँ इस तरह के क्वेश्चन जो है एक्सपोनेंशियल में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो साइड में ये नोट किया है कि आपका P जो है वो प्रेशर है अल्फा अपान बीटा e⁻ अल्फा जेड अपान k थीटा। ठीक, इसमें हमें डायमेंशन जो है वो बीटा की निकालनी है। पहली बात, जो एक्सपोनेंशियल होते हैं इनकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। यहाँ पर ये डिस्टेंस गिवन है, हम फिर पढ़ रहे हैं, जेड यहाँ डिस्टेंस है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। आप r/n से निकालें, n तो नंबर होते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर ध्यान रखना PV = RT से r का निकल आएगा, ये आपको निकालने आने चाहिए। ओके, तो यहाँ पर के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, थीटा यहाँ टेम्परेचर है, अल्फा बीटा कांस्टेंट है। ठीक, सबसे पहली बात ये कि अल्फा की जो डायमेंशन होगी वो जो ये क्वांटिटी लिखी हुई है ये डायमेंशन लेस होगी। इसका मतलब है कि जो अल्फा की डायमेंशन होगी वो के थीटा अपान जेड की डायमेंशन होगी। ठीक, थीटा यहाँ टेम्परेचर है, ध्यान रखना। ठीक, और के में यहाँ टेम्परेचर आता है इसलिए वहाँ कैंसिल हो जाएगा। जेड यहाँ पर डिस्टेंस है, ये लिखा हुआ है। तो जब आप अल्फा की डायमेंशन निकालेंगे, इसको आप जरूर चेक करें, तो ml⁻2 आएगा। ठीक, जब अल्फा की डायमेंशन आपकी आ गई और तब आप यहाँ पर ये P प्रेशर है, ठीक, तो इससे बीटा की डायमेंशन निकाल सकते हैं। बीटा की जो डायमेंशन होगी वो अल्फा अपान P के इक्वल होगी। ठीक, क्योंकि ये इंडिविजुअल डायमेंशन लेस है और इन दोनों की डायमेंशन आपस में सेम होगी। तो जो बीटा की डायमेंशन है, अल्फा की हमने वहां से निकाल ली है, बीटा की जो डायमेंशन है वो अल्फा अपान P के इक्वल होगी। P की प्रेशर की आप निकाल लेंगे फोर्स अपान एरिया से। बीटा की डायमेंशन आ रही है वो डायमेंशन m⁻0 l⁻2 और t⁻0 आएगी, यानी आप बीटा की डायमेंशन यहाँ पर पुटअप करके निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अल्फा की डायमेंशन यहाँ से पुटअप करें, प्रेशर की डायमेंशन पुटअप करें, बीटा की डायमेंशन निकाल आएगी। यहाँ पर्पज ये है आपको समझाना कि अगर एक्सपोनेंशियल में कोई चीज अगर गिवन है तो इसकी जो ये होता है ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। ठीक है ना, तो इन चीजों को आप छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं इनको आप अच्छी तरह से ध्यान रखें कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी कौन सी है। हाँ, अब हम जरा इसके डायमेंशन के नेक्स्ट यूज में आते हैं। इसमें कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर होता है। इसमें आप लोगों ने 11th में जो है वो ड्राइव किए हैं कि जैसे 1 न्यूटन = 10⁵ N या 1 जूल = 10⁷ अर्ज। इसमें कुछ अदर टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। पहले आप एक पॉइंट यहाँ पर चेक करें, जैसे 1 kg = 1000 ग्राम होता है। तो ये एक सिस्टम है केजी न्यूमेरिक MKS सिस्टम, और ये CGS सिस्टम में होगा ग्राम। तो MKS सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, उसकी जगह N1 लिखा है, यूनिट को U1 लिखा है। CGS सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू N2 है और उसके जो यूनिट है उसको U2 लिखा है। ये दोनों वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब है N1 U1 = N2 U2 होगा। या हम कह सकते हैं कि NU = कांस्टेंट होगा या N इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/U होगा। इसका मीनिंग है कि सिस्टम जितना बड़ा होगा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी ही कम होगी। ठीक, तो इसमें जो कुछ अदर क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में उनको जरा चेक करें एक दो को। जैसे ये 1 मीटर 1 kg 1 मिनट आर टेकन एज फंडामेंटल, इनको फंडामेंटल ले लिया। जैसे आप लेते हैं मीटर को, केजी को, सेकंड को फंडामेंटल, तो इन्होंने फंडामेंटल मान लिया है कि 1 मीटर 1 kg और 1 मिनट को। ऐसे क्वेश्चन की बहुत सारी वैरायटी बन सकती है। देन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है 36 यूनिट, यानी इस सिस्टम में जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो 36 यूनिट है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स इन CGS यूनिट? CGS यूनिट आपको मालूम है, तो इसमें क्या करते हैं, N1 नोट करें और एक सिस्टम में उसकी डायमेंशन नोट करें। तो डायमेंशन आपको मालूम है कि जो फोर्स की है वो MLT-2 होती है, और चूंकि सिस्टम अलग अलग है इसलिए इधर 1 लगा दिया, इधर 2 लगा दिया। ठीक, दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू N2 है और M2 L2 और T2 पावर -2 कर लिया। अब हमको N2 का कैलकुलेशन करना है, इनको डिवाइड कर लें।
अब N1 36 है, मास M1 पहला सिस्टम है जिसमें कि मास 1 kg है, तो kg लिख दिया। आपको CGS में चेंज करना है तो वहां पर नीचे ग्राम लिख दीजिए, ठीक है ना, ये ग्राम लिखा हुआ है। ठीक इसी तरह से लेंथ जो है वो आपके जिसमें आपको गिवन है वो मीटर में है, आपको सेंटीमीटर में लाना है, टाइम मिनट में दिया है, सेकंड में लाना है, पावर लगा दें एज इट इज, और फिर केजी को 1000 ग्राम लिखें, मीटर को 100 सेंटीमीटर लिखें, मिनट को 60 सेकंड लिखें। ग्राम ग्राम सेंटीमीटर सेकंड कट करते हैं, सॉल्व कर लें तो ये 10⁻³ आपका जो है वो डायन आ जाएगा। ये -2 है तो ये रिवर्स हो जाएगा, 36 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक इसी तरह से एक क्वेश्चन और चेक करें। Find the value of 100 joule energy on a system whose fundamental units are। आपको 100 जूल एनर्जी, देखो जब एनर्जी जूल में दी गई है तो इसका मतलब है कि जो पहले क्वेश्चन में गिवन है वो सिस्टम MKS है। ऊपर नोट है फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल एनर्जी, तो जूल दिया है, जूल मतलब MKS। हमें ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करना है जिसमें फंडामेंटल जो यूनिट है वो 100 ग्राम है, 10 सेंटीमीटर है और हाफ मिनट है। तो सबसे पहला काम एनर्जी की डायमेंशन नोट करें। एनर्जी और वर्क की डायमेंशन एक ही होगी, ml⁻², T⁻⁻², और हमने इसी की तरह बिल्कुल डायरेक्ट फार्मूला यहाँ लिख दिया है, N2N1 M1/M2 L1/L2, पावर लगा दें। यहाँ पर मास जो MKS सिस्टम है उसमें N1 की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ 100 जूल गिवन है, ये 100 गिवन है, ठीक। और इस सिस्टम में जो आपको मालूम है मास को केजी में लिखते हैं, लेंथ को मीटर में लिखते हैं, टाइम को सेकंड में लिखते हैं। आपको जिसमें कन्वर्ट करना है वो 100 ग्राम है, 10 सेंटीमीटर है, 30 सेकंड है। हाफ मिनट को 30 सेकंड पहले ही बना लिया। अब मिनट को 100 सेंटीमीटर लिख देना, केजी को 1000 ग्राम लिख दें, ग्राम ग्राम सेंटीमीटर और ये सब कैंसिल कर दें तो नए सिस्टम में 9 × 10⁻7 वैल्यू आ जाएगी। ये 3 में ऊपर पावर -2 है, ऊपर चले जाएंगे, 9 प्रोड्यूस हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन के इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन की रेंज बन सकती है, जिनको कि आप जो है वो ध्यान रखना कैसे उनको लगाते हैं। एक बीच में हमने ये क्वेश्चन दे दिया है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, यहाँ dx लिखा हुआ है, √2ax - x² = a⁻n साइन इनवर्स x - a/a। इसमें पावर n को पूछा गया है, ठीक है ना। इस टाइप से जब क्वेश्चन बनते हैं तो सबसे पहले आप इनवर्स को चेक करें। साइन इनवर्स की कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होगी, इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी है उसकी कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होगी। इसका मतलब है कि x और a की डायमेंशन सेम होगी। जैसे x अगर मीटर में है तो a भी मीटर में होगा और नीचे भी मीटर है, तो तभी ये कैंसिल हो सकते हैं। तो कंफर्म हो गया कि x और a की डायमेंशन सेम होगी। अब लेफ्ट हैंड साइड चेक करें तो यहाँ ax - x² है, ओके। तो यहाँ पर dx स्मॉल डिस्टेंस होगी, ये भी मीटर में होगी, ठीक। dx स्मॉल डिस्टेंस जैसे इंटीग्रेशन में यूज करते हैं, और ये x² अगर मीटर हम एज्यूम कर लें तो मीटर² - मीटर² रूट लेंगे तो मीटर आएगा, और मीटर मीटर कैंसिल हो गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड की कोई डायमेंशन नहीं है, और यहाँ पर इसकी भी डायमेंशन नहीं है, तो फिर यहाँ पर भी ये मीटर में है, इसलिए इसमें कोई पावर नहीं होनी चाहिए, तभी ये दोनों तरफ डायमेंशन लेस होंगे। इसका मतलब n = 0 होगा। नेक्स्ट यहाँ पर बहुत अच्छा यूज आपका डायमेंशन का आता है, जिसमें होता है डेरिवेशन ऑफ फार्मूले। इस पर जनरल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन है वो इसी पर आते हैं। हम पहले सिंपल 1-2 क्वेश्चन आपको डिस्कस करेंगे, फिर इसके टिपिकल क्वेश्चन पर आते हैं। तो फ्रीक्वेंसी, जैसे एक क्वेश्चन आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन डिपेंड्स ऑन। फ्रीक्वेंसी जो है वो किसी, ये ट्यूनिंग फॉर्क की या उसकी स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी है, ट्यूनिंग फॉर्क की नहीं है, स्ट्रिंग की है, जो हम बोथ एंड से क्लोज्ड या ओपन एंड होते हैं साउंड के चैप्टर में। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन डिपेंड कर रही है लेंथ पर, टेंशन पर और मास पर यूनिट लेंथ पर, ठीक। जरा इसको ध्यान रखना, कहीं स्मॉल m दे दिया तो मास पर यूनिट लेंथ दे दें, मास पर यूनिट वॉल्यूम दे दें या कुछ और दे दें, तो उसी हिसाब से देखकर डायमेंशन को लगाना। तो जिस चीज पर ही डिपेंड करती है, आपको 11th में ध्यान होगा, उनमें पावर लगा दें। तो फ्रीक्वेंसी को हमने न्यू से लिखा है, k कांस्टेंट आएगा प्रोपोर्शनल को जब इक्वल करेंगे, लेंथ पर पावर a लगाया, टाइम पर पावर b, टेंशन पर पावर b लगाया, और मास पर यूनिट लेंथ को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया है, उस पर पावर c लगाया। तो फ्रीक्वेंसी 1/t होता है, इसमें अदर को 0 कर दे पावर, और 1/t में t⁻−1 कर दें, लेंथ की डायमेंशन लिखें, टेंशन फोर्स होती है इसलिए mlt-2 होगा, और मास पर यूनिट लेंथ यानी मास अपॉन लेंथ तो ml-1 होगा, उस पर पावर c लगाएं, और इनमें सभी पावर को कंबाइंड करें। कंबाइंड करने के बाद इनकी पावर को कंपेयर कर लें, तो b+c, यहाँ m पावर 0 है, यहाँ b+c है, तो b+c 0 आ गया। लेंथ पर यहाँ 0 है, यहाँ a+b - c है, इसको 0 हो गया।
और -2 भी डायरेक्ट -1 के इक्वल हो गया। ए बी सी की वैल्यू निकालें और अपना फार्मूला बना लें और आंसर हो उससे मैच कर लेना। ये आपने क्वेश्चन किए होंगे 11th में, नहीं किए हैं तो रिवाइज कर लें। इसी तरह से जैसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है, रेट ऑफ फ्लो जो है वो वॉल्यूम फ्लो रेट होता है मीटर क्यूब पर सेकंड। इसका ध्यान रखना, आपको बर्नौली इक्वेशन में मालूम भी है। तो इसको v से ही लिखा है। ये डिपेंड कर रहा है रेडियस पर, प्रेशर ग्रेडियंट पर और विस्कोसिटी कोफिशिएंट पर। तो जो रेडियस है उस पर पावर a लगा दी, प्रेशर ग्रेडियंट पर प्रेशर अपॉन लेंथ होती है प्रेशर ग्रेडियंट, ये आपको मालूम होना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर कभी किसी इस टाइप के क्वेश्चन में मान लीजिए उन्होंने प्रेशर और लेंथ को अलग अलग दे दिया, डायमेंशनल फार्मूला में जो इक्वेशन बनती हैं वो 3 ही होनी चाहिए, क्योंकि 3 अननोन होते हैं तो 3 इक्वेशन उसमें चाहिए है। अगर अननोन उसमें ज़्यादा हो गए तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आप प्रेशर और लेंथ को अलग अलग करके पावर नहीं लगा सकते हैं। हमने ये क्वेश्चन यहाँ इसीलिए दिया है, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको वहाँ पर अपनी सेटिंग जो है वो बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रेशर अपॉन लेंथ को अलग रखा है, प्रेशर ग्रेडियंट पूरा एक साथ रहेगा। इसमें पावर बी लगाएं, ईटा विस्कोसिटी कोफिशिएंट है, इस पर पावर सी लगाएं। ईटा का जो डायमेंशन है वो फोर्स एफ जो स्टोक्स लॉ है 6 पाई ईटा आर बी, या किसी से भी निकाल लें या लर्न हो आप रखकर। हमने इसको सॉल्व नहीं किया है। वॉल्यूम फ्लो रेट वॉल्यूम अपॉन सेकंड होगा, यानी कि एल पावर 3 टी पावर -1 होगा। इसको कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू जो पावर पी अपॉन एल यानी कि बी की वैल्यू 1 आएगी, ए की पावर 4 आ रही है, यानी ए की वैल्यू 4 आ रही है, इसलिए आर पावर 4 हो गया। और ईटा पर जो पावर आ रही है वो -1 आ रही है, ठीक। ये आप कंपेयर करके इनकी वैल्यू को निकाल दें। ये हमने जो डिस्कशन किए हैं ये सिंपल क्वेश्चन है। अब हम इसके कुछ अदर क्वेश्चन पर जाते हैं जो कि जनरली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए इसमें जो आपका फार्मूला का डेरिवेशन होता है उसके बेसिस पर कुछ और क्वेश्चन बनते हैं जो कि जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। जैसे ये देखिए, लाइट वेलोसिटी c, प्लैंक कांस्टेंट h और कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी कि आप लेंथ मास और टाइम को फंडामेंटल लेते हैं लेकिन अब इनको फंडामेंटल लेना है, ठीक। देन एक्सप्रेस मास लेंथ टाइम, 3 क्वेश्चन बन गए। इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन ऑफ दीज क्वांटिटी, यानी कि डायमेंशन हम इनके टर्म्स में अब हम इनका आंसर देंगे। तो हम एक चेक कराते हैं, मास कांस्टेंट को हमने 1 ले लिया, यहाँ पर है, जैसा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन हो वैसा वर्क करना। तो लाइट वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, उसमें पावर x लगा दिया। प्लैंक कांस्टेंट पर डिपेंड करता है, उसमें पावर y लगा दिया। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर z लगा दिया। अब इनकी डायमेंशन पुटअप करें। मास में कैपिटल M, बाकी दोनों जीरो रहेंगे। लाइट वेलोसिटी आपका LT-1 होगा। प्लैंक कांस्टेंट E = h न्यू से प्लैंक कांस्टेंट का निकाल लें आप, ठीक। ये ml पावर 2 t पावर -1 आएगा। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो न्यूटन्स का फोर्स का फार्मूला है उससे निकालें। इनको लर्न ना करके वहां पर तुरंत आप कैलकुलेट करें, ठीक। अब पावर कंबाइन कर लें, देख लें जरा। मास पर पावर y है, यहाँ -z है। लेंथ पर यहाँ x है, इसमें 2y है, इसमें 3z है। पावर को प्लस कर लें। टाइम पर यहाँ -x है, यहाँ पर -y है, यहाँ -2z है। अब दोनों तरफ से कंपेयर कर लें तो नेचुरल है कि y - z 1 के इक्वल होगा, और अदर में पावर 0 है तो इनमें दोनों में 0 आएगा। अब इनको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 1/2, z की वैल्यू -1/2। एक दो क्वेश्चन आप जरूर इनको सॉल्व करके चेक कर लेना। तो नेचुरल है कि इसमें आप वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये 1/2 है, h पर 1/2 है, g -1/2 है, तो वैल्यू जो मास की आएगी वो √CH/g आएगी। ये क्वेश्चन आ भी चुका है और अदर एग्जाम के लिए आप थोड़ा इसको ध्यान भी रखना, ठीक। जिस तरह से हमने मास को निकाला है ठीक उसी तरह से लेंथ और टाइम को। तो लेंथ में जो है जब निकालेंगे तो लेफ्ट में लेंथ रख दें, उसी तरह से इनमें x, y और z पावर लगाएं तो जो वैल्यू आएगी डालने के बाद, यानी h पर पावर 1/2 आएगा, इसमें 1/2 आएगा कैपिटल G में, और C पर -3/2 आएगा। तो लेंथ का फार्मूला ये बनेगा और टाइम का फार्मूला ये बनता है, ठीक है ना। इसमें h पे पावर 1/2, G 1/2 और इस पर -5/2 आएगा। तो जरा क्वेश्चन इसको ध्यान रखना अच्छी तरह से। एक क्वेश्चन और एक दो आप इसको देखें, और क्योंकि ये जनरली क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव में। फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट, फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास। मास की डायमेंशन निकालें। अब की बार जो इन्होंने फंडामेंटल क्वांटिटी ली है वो फोर्स की ली है, वेलोसिटी की ली है और टाइम की ली है। तो फोर्स, वेलोसिटी और टाइम, इनमें इसमें पावर a लगा दें, इसमें पावर b लगा दिया, टाइम पर पावर c लगा दिया।
इनकी तीनों की डायमेंशन पुटअप करें, फोर्स की mlt-2, वेलोसिटी lt-1 और टाइम। फिर इनकी पावर को आप कंपेयर कर लें और कंपेयर करके ABC की वैल्यू निकालें, तो जो मास आपका आएगा वो FV-1 इंटू टी, यानी कि मास का रिप्रेजेंटेशन फोर्स, वेलोसिटी और टाइम पर हो गया। कुछ इनका कहीं कहीं पर दिए होते हैं, ट्रायल मेथड भी होते हैं। ट्रायल मेथड में जो है वो जरा चेक करें, जैसे फोर्स जो है mlt-2 आता है, अब हमको इनको किसी तरह से अदर में इनको रिप्रेजेंट करिए, तो मास तो हमें निकालना ही है। lt-1 को अलग कर लें, t-1 को अलग कर लें, lt-1 की जगह वेलोसिटी पुटअप कर दें और t-2 की, ये t-1 आपका अलग हो जाएगा, तो ये मास का आपका वैल्यू निकल आई है, ठीक है ना। ठीक इसी तरह से एक क्वेश्चन हमने और लिया है, जनरली आप पावर से लगाएंगे तो ठीक रहेगा। सी, जी और एच आपको मालूम है क्या है, टेकन एज फंडामेंटल यूनिट और फाइंड द डायमेंशन ऑफ स्मॉल जी। आप इसको जरूर चेक करना। यहाँ सी पर पावर एक्स, जी पर पावर वाई, एच पावर जेड लगा दिया और इसमें दोनों तरफ की डायमेंशन पुटअप करें, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालें, तो एक्स 7/2 आएगा, वाई -1/2 आएगा और ये -1/2 जेड आएगा और ये स्मॉल जी का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा CGH के टर्म्स में। ओके, ठीक इसी तरह से क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आ जाते हैं कभी कभी, जैसे ये एप्सिलॉन है, परमिटिविटी कांस्टेंट है, केबी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, एन जो है वो नंबर पर यूनिट वॉल्यूम है, यानी कि 1/मीटर क्यूब और क्यू चार्ज है। आपको चेक करना है डायमेंशन इसकी क्या होगी, या गिवन होगी कि करेक्ट है या नहीं है, मैचिंग में भी आ सकता है कहीं। तो इनमें देखिए आप अगर डायरेक्ट रखने लगे तो ये बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। इसमें थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना आप लगाते समय कि जैसे ये एप्सिलॉन है, केबी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, एन क्यू स्क्वायर, क्योंकि एप्सिलॉन का जो फार्मूला है वो कूलम्स लॉ से निकलेगा और कूलम्स लॉ में क्यू स्क्वायर होता है अगर दोनों चार्ज इक्वल है। तो पहले एप्सिलॉन को यहाँ पर रखकर क्यू स्क्वायर को कट कर लिया जाए, तो एप्सिलॉन होगा क्यू स्क्वायर अपॉन FL स्क्वायर। एल ये डिस्टेंस है जो आप कभी कभी R से भी लिखते हैं तो उससे एप्सिलॉन नॉट निकालने कूलम्स लॉ से। KTB जो है वो PV इक्वल टू NRT फार्मूला मालूम है आपको, इसलिए आप जो है वो KBT का जो है वो RT अपॉन NA लिख सकते हैं या PV के इक्वल। प्रेशर होता है आपका प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, तो एरिया आपका L⁻² होगा, L हमने लेंथ ली है, फोर्स ये हो गया और वॉल्यूम आपका L⁻³ होता है तो F इंटू L हो गया। ऐसा ब्रेक करने से ये आप इजीली लग जाएगा, और अगर आपने कहीं ऐसे वैल्यू निकाल के यहाँ डायमेंशन डाली तो ये लगने वाला नहीं है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू हमने पुटअप की, KBT की वैल्यू F इंटू L पुटअप की और NQ स्क्वायर लिख दिया। देखिए क्यू स्क्वायर कट गया, F कट गया, लेंथ कट गई और नीचे 1/L बचा और N बचा। N आपको मालूम है वहां दिया है कि नंबर पर यूनिट वॉल्यूम है, यानी कि 1/L³ लेंथ का क्यूब। तो यहाँ पर 1/L³ डालेंगे तो L³ न्यूमरेटर में आ जाएगा, L एक कैंसिल हो गया, L स्क्वायर का रूट L आ जाएगा, यानी कि इसकी डायमेंशन L की डायमेंशन होगी। ठीक इसी तरह से हमने इसको और चेक किया है कि रूट के अंदर क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन n पावर 1/3 और KB T है। यहाँ पर क्यू स्क्वायर की जो है वैल्यू वहां से हमने पुटअप कर दी सीधे एप्सिलॉन FL स्क्वायर। ठीक, इससे हमारा एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा और KBT को हमने F इंटू L डाल दिया। तो यहाँ पर देखें, यहाँ कैंसिल से एप्सिलॉन कैंसिल हो गया, F कैंसिल हो गया, एक L कैंसिल हो गया, N जो है वो 1/L³ होगा, तो आप रूट लेंगे तो 1/L आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ऊपर L स्क्वायर बन जाएगा, रूट लेने पर L आ जाएगा। इसका मतलब कि इसकी भी डायमेंशन जो है वो आपकी कैपिटल L आ रही है। तो इनमें आपको थोड़ा ट्रिक लगानी पड़ेगी, अगर आप डायमेंशन डायरेक्ट रखने लगेंगे तो फिर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है उनका लगना। इसमें एक टाइप और क्वेश्चन के आप देखें जरा एक दो, कि जैसे दिया है कि इफ द यूनिट ऑफ फोर्स, एनर्जी एंड वेलोसिटी आर 20 न्यूटन, 200 जूल एंड 5 मीटर पर सेकेंड, तो फाइंड द यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। देखिए जैसे फोर्स है उसकी डायमेंशन आपको मालूम है mlt-2 होती है, ये गिवन है 20 न्यूटन के इक्वल। हमने इसको न्यूटन को ब्रेक कर दिया जिससे एग्जैक्ट पता रहे कि अब मीटर आ गया है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, इसी तरह से एनर्जी की जो डायमेंशन होती है वो ml⁻², T⁻⁻² होती है। ये 200 जूल दी है, तो जूल को भी kg मीटर में चेंज कर लें, जो फोर्स आपका है उसमें डिस्टेंस मल्टीप्लाई करें तो एनर्जी बन जाएगी, तो मीटर स्क्वायर हो गया। वेलोसिटी LT-1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आपको लग रहा होगा
कि अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, इससे भी निकल आएगा यूनिट से, तो मास कैंसिल हो जाएगा, T⁻⁻2 कैंसिल हो जाएगा और L बचेगा, यानी लेंथ बचेगी। और यहाँ से भी kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मीटर केवल बचेगा। तो हम एनर्जी की इक्वेशन को फोर्स वाले में डिवाइड कर दें, तो L आ जाएगा, और जब डिवाइड करोगे तो 0 कैंसिल होके ये 10 आ गया। इसका मतलब लेंथ की जो यूनिट है वो 10 मीटर होगी इस सिस्टम में। डायमेंशन में बहुत टाइप हैं क्वेश्चन के, या हम लेंथ को अगर LT-1 में डाल दें तो हमें टाइम का निकल आएगा, तो टाइम आपका 2 सेकेंड आ गया। ठीक इसी तरह से अगर हम टाइम को और लेंथ को किसी में भी यहाँ पुटअप कर दें फोर्स में, तो हमारा मास का निकल आएगा 8 kg, यानी कि वैल्यू यहाँ पुटअप कर दो तो ये आ जाएगा, और विद यूनिट भी आ जाता है। समझ गए ना। एक और यहाँ पर 2 पॉइंट यहाँ चेक करें कि जैसे एप्सिलॉन नॉट को ऊपर लिखा है क्वेश्चन में, रिप्रेजेंट एप्सिलॉन नॉट इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ, टाइम और कैपिटल ए करंट है। ठीक, तो इनको ध्यान रखना कि कभी पावर न लगाने लगना एबीसी। पावर वाले जो क्वेश्चन लगाते हैं ना, जिनमें एबीसी होता है, उनमें केवल 3 ही वेरिएबल होने चाहिए। यहाँ पर 4 वेरिएबल हैं, ये उससे पॉसिबल नहीं है। इसमें थोड़ी सी सेटिंग से ये आ जाते हैं। अब फोर्स का तो आपको फॉर एप्सिलॉन नॉट है तो कूलम्स लॉ लिखें। फोर्स का आपको मालूम 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², इससे एप्सिलॉन नॉट निकाल लें। अब Q = IT होता है। एम्पियर को इन्होंने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया है, तो AT यहाँ डाल दें। तो Q1 Q2 में AT² डाल दिया। 4 पाई की कोई डायमेंशन नहीं, फोर्स MLT-2 और R लेंथ होती है L⁻²। तो ऑटोमेटिक ये जो आपका रिप्रेजेंट हो गया एम्पियर में, एम्पियर पावर 2 हो गया। T यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर में 2 पावर है, डिनोमिनेटर में -2 है, ऊपर जाकर T⁻4। लेंथ में L⁻3 है, न्यूमरेटर में जाकर L⁻−3, और मास न्यूमरेटर में जाकर M⁻−1 रिप्रेजेंट हो गया। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, वो सेटिंग से आते हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव में आंसर दिए हैं उसको देखकर आप वहां पर वर्क करें। जैसे ये डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हमें MLT और C कूलम्स में रिप्रेजेंट करना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन को। तो आपको मालूम है F = QVB होता है, फार्मूले मालूम होने चाहिए वैसे भी आपको। तो मैग्नेटिक फील्ड B जो है वो F/QV होगा, फोर्स MLT-2 है। Q जो है उसको उन्होंने लिखा है C से, इसलिए यहाँ C डाल दो, और वेलोसिटी LT-1 है, तो MT-1 और C-1 आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कभी पावर मत लगाना, सेटिंग कर लें अगर 2-3 से ज़्यादा अगर इक्वेशन बन रही हो। तो हमने आपको डायमेंशन के बहुत सारे टाइप्स करा दिए हैं, इतने ये सफिशिएंट है। ठीक है ना, बाकी आप फार्मूले आगे के लर्न रखेंगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे। और हम अब इसके बाद इसमें वर्नियर, स्क्रू गेज और का डिस्कशन करेंगे। वर्नियर और स्क्रू गेज जो है वो आप PDF से भी, उसमें जो न्यूमेरिकल है वो जरा उससे आप देख लेना। हम इनको शॉर्ट में डिस्कशन कर दे रहे हैं, उससे कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं या लेंथ वगैरह कैसे मेजरमेंट करते हैं, इसका हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं। हाँ, अब हम जरा वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज का डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा। हमने जो PDF दिया हुआ है उसमें वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज काफ़ी डिटेल में है, जिनके सिलेबस में है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, वो उनसे करें, और उसमें जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो भी करें। हम इसका मेथड आपको समझा दे रहे हैं। देखिए, जो ये वर्नियर कैलिपर्स है, इसमें ये एक मेन स्केल होती है, ये वाली, ठीक, और इसमें एक तरफ साइन सेंटीमीटर के हैं और दूसरी तरफ इंच के हैं, और नीचे ये जो मूवेबल है ये आपकी वर्नियर स्केल है, इसमें भी एक तरफ सेंटीमीटर है, एक तरफ इंच के साइन है। यहाँ पर जब हम किसी चीज़ का डायमीटर वगैरह मेजर करना होता है तो इनके बीच में इसको हम ऐसे फंसा देते हैं और फिर रीडिंग का मेजरमेंट करते हैं, वो अभी हम बताते हैं। अगर इंटरनल डायमीटर का मेजरमेंट करना है तो हम इनके बीच में किसी चीज़ को रखते हैं, दबा देते हैं, ठीक है ना, इंटरनल डायमीटर के लिए। और अगर डेप्थ का मेजरमेंट करना है तो उसके काम में ये स्ट्रिप आती है, ये वाली। अब इसको ठीक से देख लें, ये यहाँ पर मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, ये डेप्थ के लिए है, ये इंटरनल डायमीटर के लिए है, और ये एक्सटर्नल डायमीटर या लेंथ वगैरह के मेजरमेंट के लिए है, ठीक है ना, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। अब यहाँ समझें, पहली बात ये कि जब दोनों हम इनके जो ये जबड़े हैं, चाहे इनको मिला देंगे तो दोनों के 0 कंसाइड करेंगे, ठीक। अब जैसे मान लीजिए, अब यहाँ पर जरा ध्यान देना और PDF को जरूर देखना इसमें, जिनके सिलेबस में है। जैसे ये मेन स्केल है, उसमें ये 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक। अगर आपकी कोई रीडिंग मान लीजिए वो 1.2 से थोड़ी ज़्यादा आ रही है, ठीक, यानी कि वर्नियर का स्केल जो 0 है वो यहाँ पर आ रहा है, आप
जब किसी चीज़ को यहाँ पर दबाएँगे, इसके अंदर रखेंगे, तो जो रीडिंग आ रही है उसकी हमने सिचुएशन ली है। तो ज़रा ध्यान देना, ये 1 सेंटीमीटर तो टोटल है और मिलीमीटर के इसमें 2 साइन हैं। ये 1 सेंटीमीटर, ये 2, तो 1.2 सेंटीमीटर, ये तो इसकी हो गई मेन स्केल की रीडिंग। 2 तक है, 2 से ये थोड़ा ज़्यादा है। ये जितना ज़्यादा है वही रीडिंग वर्नियर कैलिपर्स देता है। दूसरी चीज़ है कि ये समझ लें कि वर्नियर कैलिपर्स में जब लीस्ट काउंट निकालते हैं तो क्या करते हैं, मेन स्केल का एक डिवीजन ले लो। इसमें मेन स्केल का एक डिवीजन 1 मिलीमीटर है, ठीक। और वर्नियर में जितने कॉलम हैं उनको ले लो। वर्नियर में कॉलम 10 है, उसको डिवाइड कर लो, यानी 1/10, तो 0.1 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट है या 0.01 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। एक और बात समझने की कोशिश करना कि जो मेन स्केल है इसका एक डिवीजन 1 मिलीमीटर लेंथ का है, ठीक। वर्नियर के जो 10 डिवीजन है इसमें जो बने हुए हैं यहाँ पर, ये मेन स्केल के 9 डिवीजन के इक्वल हैं। अगर आप इसको मैच करें तो 9 डिवीजन के इक्वल आएंगे। इसका मतलब है कि वर्नियर का एक डिवीजन 0.9 मिलीमीटर के इक्वल है, जबकि मेन स्केल का 1 मिलीमीटर के इक्वल है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 0.1 मिलीमीटर, वो भी लीस्ट काउंट है, वो उसी के इक्वल आएगा। लेकिन एग्जाम में आप इसका यूज करना, मेन स्केल के एक कॉलम की लेंथ ले लें 1 मिलीमीटर और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल, ठीक, यानी 1/10। तो जो लीस्ट काउंट आया 0.01 सेंटीमीटर, इसमें जो वर्नियर स्केल है आपकी, ये नीचे वाली वर्नियर है, ऊपर वाली ये मेन स्केल है, ब्लैक कलर से जो बनाई है वो वर्नियर है। इसमें देखें कि कौन सा कॉलम दोनों के सीध में आ रहा है। तो वर्नियर का जो कॉलम है 7th, वो इसके बिल्कुल सीध में है, तो 7 इसकी रीडिंग हो गई वर्नियर स्केल की। इसमें लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई कर लें, यानी दोनों कॉलम मैच करें, मेन स्केल का और वर्नियर का काउंट कर लें कि कौन सा कॉलम इसकी सीध में है। तो 7th है, हमने ये दिखाया यहाँ पर है। 7 को लीस्ट काउंट में मल्टीप्लाई करें और 1.2 में इसे प्लस कर लें, ये इसकी रीडिंग होगी। अब आप एरर के बारे में समझ लें। जैसे जब हम ये दोनों को मिला देते हैं तो दोनों के जीरो कंसाइड करने चाहिए। अगर दोनों के जीरो कंसाइड नहीं कर रहे हैं तो इसमें जीरो एरर होगी। दो तरह की एरर है, एक पॉजिटिव एरर है, दूसरी नेगेटिव एरर है। तो पॉजिटिव एरर का ध्यान दें, जब हम ऐसे इसको सामने रखते हैं तो वर्नियर का जीरो अगर राइट साइड को है तो पॉजिटिव एरर होगी, अगर लेफ्ट को है तो नेगेटिव एरर होगी। जैसे ये देखिए, ये मेन स्केल का जीरो है, ये वर्नियर का जीरो है, ये राइट को है, तो ये पॉजिटिव एरर होगी। इसके लिए क्या करेंगे कि जो इसमें फिर देखें कि कौन सा कॉलम सीध में आ रहा है, ठीक, उसको ले लें और लिस्ट काउंट को 0.01 जो लिस्ट काउंट है उसे मल्टीप्लाई कर दें। ओके, जो पॉजिटिव एरर होगी उसको हम रीडिंग जो आएगी, जैसे ये 1.27 रीडिंग है, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, इसको पॉजिटिव एरर को। यानी पॉजिटिव एरर में क्या करेंगे, पहला काम, जो वर्नियर का जीरो है वो राइट को होगा, ठीक, और उसमें जो कॉलम सीध में आ रहा है, जैसे यहाँ पर 7th सीध में आ रहा था, उसमें हम लिस्ट काउंट का मल्टीप्लाई करेंगे और वो जो रीडिंग आएगी, उस रीडिंग आप एक्यूरेट निकालेंगे, उसमें इसको माइनस कर देंगे। नेगेटिव एरर जब होगी जबकि वर्नियर का स्केल, जो वर्नियर का जीरो है वो लेफ्ट में होगा। दोनों ये इनके जा मिला दीजिए, तो वर्नियर का जो जीरो है वो लेफ्ट में होगा, ठीक। तो अगर ये लेफ्ट में है और ये राइट में है तो ये निगेटिव एरर होगी, और निगेटिव एरर को क्या करते हैं कि रीडिंग में प्लस करते हैं। फिर वही काम करेंगे कि जो कॉलम इसकी सीध में आएगा वर्नियर स्केल का, ठीक, उसमें लिस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करेंगे और जो रीडिंग आएगी उसको टोटल रीडिंग में से उसमें प्लस कर देंगे। यानी निगेटिव एरर को प्लस करते हैं, पॉजिटिव एरर को माइनस करते हैं, ठीक। बाकी हमने उसमें भी दे रखा है डिटेल पीडीएफ में, और कई इसके एग्जाम्पल दिए हैं, उनको आप जरूर चेक करें वहां से। अब आप यहाँ पर देखें कि दूसरा आइटम, दूसरे में आपको मालूम है कि स्क्रू गेज में दो स्केल होते हैं। वर्नियर को आप जिनको नहीं देखा हो, जिन्होंने, हम उनको बिल्कुल ये दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, ठीक है ना। यहाँ पर नीचे सेंटीमीटर, ऊपर इंच में साइन है, ठीक। ये हमारा जो है वो स्क्रू गेज है। स्क्रू गेज में एक ये सर्कुलर स्केल होती है, इसमें यहाँ साइन पड़े हुए हैं 0, 1, 2, 3, यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर, ठीक। और ये नीचे ये मेन स्केल है, हम इसको ऐसे दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ मेन स्केल की ये लाइन पड़ी हुई है, ये यहाँ पर ये मेन स्केल है नीचे, और ये सर्कुलर स्केल है, ठीक। तो पहले यहाँ पर ये समझ लें कि जो सर्कुलर स्केल होती है, अगर हम उसको एक राउंड घुमा दें तो जितना ये आगे बढ़ती है मेन स्केल के ऊपर, क्योंकि घुमाने पर आगे बढ़ेगी, उसको पिच कहते हैं। जैसे कोई पेन होता है, पेन को अगर आप एक राउंड घुमाएं, इसको खोलें, तो इसकी जो नोक जितना आगे बढ़ेगी वो आपका पिच होगा,
ठीक? इसमें जब हम एक राउंड घुमाते हैं तो इसमें 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर आगे बढ़ता है, इसका मतलब पिच यहाँ पर 1 मिलीमीटर है। तो पिच अपॉन लीस्ट काउंट होता है पिच अपॉन सर्कुलर स्केल पर नंबर ऑफ डिवीजन, इसमें नंबर ऑफ डिवीजन 100 है, इसका मतलब 1/100 यानी कि 0.01 मिलीमीटर जो है वो इसकी लीस्ट काउंट है। ठीक है, नंबर ऑफ डिवीजन इसमें 100 है। ठीक, एक राउंड घुमाने पर 1 मिलीमीटर आगे बढ़ता है, उसे पिच बोलते हैं। पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, दैट इज लीस्ट काउंट। ओके, आप समझें। यहाँ पर किसी कोई मेजरमेंट करना है तो यहाँ पर फिक्स कर दें। ठीक, और बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी रीडिंग लेंगे। यहाँ पर जो मेन स्केल में सामने यहाँ रीडिंग आ रही होगी वो रीडिंग ले ले, और मेन स्केल की जो लाइन है उसके सामने जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग होगी उसमें जैसे 10 हो 20 हो, उसमें लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करें और उसमें प्लस कर दें मेन स्केल की रीडिंग में। ठीक, मेन स्केल यहाँ से आएगी नीचे वाले से, और सर्कुलर स्केल की रीडिंग जो मेन स्केल की बेस लाइन है, एक ही लाइन के ऊपर यहाँ पर मेन स्केल में 0 1 2 3 बने हुए हैं, तो इसको ऐसे मिला दो। यहाँ पर जो रीडिंग होगी वो मेन स्केल की रीडिंग लें, और वर्नियर स्क्रू गेज की जो रीडिंग होगी वो सर्कुलर स्केल पर जो डिवीजन इसके सामने आएगा वो रीडिंग होगी, उसमें लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई करें और मेन स्केल की रीडिंग में उसको उड़ाकर प्लस कर दें। ठीक, अब यहाँ पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव एरर होते हैं, वो बिल्कुल उसी तरह से हम इसको आपको समझाएंगे। देखिए, ये सर्कुलर स्केल है, ये मेन स्केल है। ठीक, आप इनको टोटल ऐसे कस दीजिए तो दोनों के जो जीरो है सर्कुलर स्केल का वो मेन स्केल की लाइन के ऊपर होना चाहिए, नहीं तो एरर होगी। अगर हम इसको ऐसे बिल्कुल सामने रखते हैं, देखिए हमने इसको ऐसे सामने रखा है, तो जो मेन स्केल आपका है उसका ये जीरो लाइन ऊपर है और सर्कुलर स्केल का जीरो नीचे है। हमारी तरफ से ये भी राइट साइड को है। ठीक, अगर ये राइट साइड को होगा तो इसके सामने जो रीडिंग होगी वो 1 2 3 10 20 ऐसे रीडिंग आएगी। ठीक, अब इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एरर। इसके लिए क्या करते हैं, जो आपने रीडिंग निकाली है उसमें लीस्ट काउंट में जो नंबर इसका सर्कुलर स्केल का सामने आ रहा है उसमें मल्टीप्लाई करिए और माइनस कर दीजिए, जैसे वर्नियर में करते हैं, पॉजिटिव एरर को माइनस करते हैं। इसी तरह से नेगेटिव एरर जब निकालेंगे तो जो मेन स्केल की लाइन है और जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो इसके ऊपर होगा, अगर सामने रखेंगे तो लेफ्ट में होगा। ठीक, तो ये नेगेटिव एरर होगी। इस समय रीडिंग 90 95 80 ऐसे आएगी, इसको 100 से माइनस करें। ठीक, यानी 100 माइनस 90 जो रीडिंग आएगी उसमें लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करें, और ये नेगेटिव एरर है इसको रीडिंग में प्लस कर दें। ठीक, यहाँ पर भी ध्यान रखना, जब नेगेटिव एरर होगी, मान लीजिए नेगेटिव एरर 7 आ रही है तो उसको 10 में से माइनस करेंगे, वहां पर भी माइनस करेंगे 100 में से, क्योंकि नंबर ऑफ डिवीजन वहां 100 है और यहाँ 10 है, यहाँ 10 में से माइनस करते हैं। ऐसा पॉजिटिव में कुछ नहीं करना है, वहां सीधे वैल्यू लेनी है जो कॉलम सीध में आ रहा हो। यहाँ पर भी ध्यान रखना, ये लाइन के जो सीध में आ रहा है वो रीडिंग होगी नेगेटिव एरर में, और उसको 100 से माइनस करें, जो रीडिंग आपकी आएगी उसमें लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करें और मेन रीडिंग में उसको प्लस कर दें नेगेटिव एरर में। हमने अपने पीडीएफ में कई इसके एग्जाम्पल डायग्राम बनाकर समझाए हैं, इसलिए जिनको इन्हें डिटेल में करना है वो आप पीडीएफ को वहां पर देखें जाके। तो ओके।